नमस्कार दोस्तों, पी प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबों की छात्रों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने एक नया चैनल शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत हम एकदम जीरो से करने वाले हैं पी प्लस एकेडमी की। और दोस्तों, आप लोगों का सहयोग और प्यार बना रहा तो एक दिन हम बहुत आगे तक निकल जाएंगे। दोस्तों, यह जो चैनल है यह एसएससी और रेलवे को समर्पित चैनल है। इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पर एसएससी जीडी 2025। जो आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम है यह 4 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है और यह 25 फरवरी तक आपके लोगों की एग्जाम चलने वाली है। यह 3 शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम है और इसके लिए आप लोगों की जो वैकेंसी थी दोस्तों, यह 38 से 39,000 के लगभग आप लोगों की वैकेंसी है। और इसके लिए आप लोगों के 52 लाख फॉर्म क्या किए गए हैं दोस्तों, अप्लाई किए गए हैं। तो दोस्तों, जो पीछे के पेपर हैं, कट ऑफ है, उनके आधार पर हम एक सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके हितार्थ में रहने वाली है। यह मॉडल पेपर है दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी, मैथ और रीजनिंग की। यह आपके एग्जाम में कारगर साबित होने वाले हैं। अब आपका जो अंतिम समय है, इसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है दोस्तों, मॉडल पेपर निकालने हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें बात करने वाले हैं, सीधी बात, नो बकवास। अर्थात 1 घंटे का यह जो अपना मॉडल पेपर है, 1-1.25 घंटे का, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की हमारी मंशा रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, हिंदी में किस प्रकार के पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो उनके आधार पर ही हमने यह मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें हिंदी, मैथ और रीजनिंग की हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैथ आप लोगों को हुड्डा सर, और रीजनिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को संदीप जी सर। तो 1 बाय 1 आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हिंदी का दिया हुआ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अर्थात हमें एक वाक्य दिया हुआ है और इसके नीचे 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर वाक्य में कोई त्रुटि है तो हमें त्रुटि बतानी है, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो हमें क्या बताना है, हमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य क्या है दोस्तों, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो इसमें क्या आएगा, क्या इसमें कोई त्रुटि है? अगर त्रुटि है तो कौन से शब्द में त्रुटि है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, या मैं आपसे दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी दर्शन करने आया हूं। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ऑप्शन रखकर यहां पर इस क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकते हो, और बिल्कुल आप लोगों को ऐसे प्रश्न में 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मान लो आप किसी के पास जाते हो तो आप ये नहीं बोलते मैं आपका दर्शन करने आया हूं, आप क्या बोलते हो, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मैं आपकी दर्शन करने भी नहीं आता। अर्थात हम इसमें ऑप्शन लगाकर इसका क्या कर देंगे दोस्तों, आंसर सोल्व कर देंगे। अब रखो इसको, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। अर्थात इसमें गलती कहां पर है, मैं आपका की जगह क्या आएगा दोस्तों, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अर्थात कोई ना कोई त्रुटि है, या तो हमें वह वाक्य बताना है, या आगे देखो, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनना है। देखो, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं। क्या इसमें प्रधानाचार्य ने, ये तो बिल्कुल सही है भाई, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को, यह भी बात सही है, हिंदी अध्यापक को बुलाए, को बुलाए नहीं, हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो इसमें किसमें त्रुटि है दोस्तों, बुलाए के स्थान पर क्या आ जाएगा, बुलाया। तो इसमें 2 में क्या आएगा दोस्तों, हमारे 2 में 2 नंबर क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सॉरी, ये 3 नंबर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। और ये अपना 4 नंबर का ऑप्शन है, और ये अपना 3 नंबर। तो 3 नंबर में बुलाए के स्थान पर क्या आ जाएगा, बुलाया, इसमें त्रुटि है। ऐसे प्रश्नों को आराम से आप पूरा वाक्य एक साथ पढ़कर देखो। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, नहीं बैठ सकता सही। इसमें क्या बोलोगे आप, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो इसमें बुलाए के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बुलाया। आगे हम बात करें, मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। क्या इसमें विशेषण संबंधी त्रुटि है, क्या इसमें
कारक संबंधी त्रुटि है, क्या इसमें वचन संबंधी त्रुटि है, क्या इसमें लिंग के कारण त्रुटि है। भाई विशेषण तो क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, मीठा क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता है, अर्थात यह विशेषण है। तो इसमें देखो, इस प्रश्न को दोबारा पढ़ो, मुझे मजा आती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप किसी को बोलते हो क्या कि मुझे मजा आती है, ऐसा नहीं, हम क्या बोलते हैं कि मुझे मजा आता है, अर्थात इसमें विशेषण संबंधी तो कोई त्रुटि नहीं है, कारक संबंधी भी नहीं है, वचन बहुवचन है, सॉरी एक वचन है मुझे। इसमें देखो लिंग, लिंग के कारण आती है के स्थान पर हम अगर ऐसा रख दें, आता है, मुझे मजा आता है, तब अपना वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध हो जाएगा। अर्थात इसमें जो त्रुटि है लिंग के कारण क्या है दोस्तों, त्रुटि इसमें बताई गई है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है रिक्त, यहां पर सीन नहीं है दोस्तों, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखो हमें खालिस्तान दे रखा है और पूछ रहा है कि से गहने बनते हैं, खालिस्तान से गहने बनते हैं, क्या लोहे से गहने बनते हैं, क्या सोने से गहने बनते हैं, क्या सोना से गहने बनते हैं, या टिन से गहने बनते हैं। तो हम आम भाषा में कहते हैं कि सोने से क्या बनते हैं दोस्तों, गहने बनते हैं। लोहे के गहने कोई नहीं बनाता, सोना के तो बनते हैं, लेकिन इसमें हम क्या लिख देंगे, सोने के गहने बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आंख लगना मुहावरे का। देखो दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरे से सीधा सीधा प्रश्न आता है, और जिसमें सिर्फ हम मारवाड़ी भाषा में या किसी भी भाषा में यूज करते हैं वही शब्द आप लोगों के सामने दोबारा से दोहराए जाते हैं। कई बार जैसे हम कोई काम करते होते हैं और हमें अचानक से नींद आ जाती है, और जब अचानक हमें कोई अगर जगाता है या हमारी आंख खुलती है तो हम क्या बोलते हैं, यार झपकी आ गई, क्या आ गई, झपकी आ गई। अर्थात अचानक से आंख लगना, हमें हमारी कोई मंशा नहीं होती है कि हम सोना नहीं चाहते, फिर भी हमारी आंख लग जाती है, अर्थात हमें झपकी आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, आंख लगना। अर्थात नींद की झपकी आना, आंख लगना मुहावरे का क्या हो जाएगा, सही अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे गहरी नींद आना, इसमें एक शब्द दे रखा है गहरी नींद आना, अर्थात घोड़े बेचकर सोना। गहरी नींद आने का क्या मतलब हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना, अर्थात उसे कोई मतलब नहीं है, एकदम तृप्त होकर सो रहा है नींद में, गहरी नींद में, गहरे गहरे सपनों के अंदर डूब जाता है इंसान। आगे देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो बताओ दोस्तों इसमें क्या त्रुटि है, स्टेशन सही है, पहुंचते ही ये भी सही है। भाई आप जाओ कि वह स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया, या स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, अर्थात हमें त्रुटि इसमें यहां पर लग रही है। कहां पर, वह के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, उसने फोन कर दिया, या हम किसी का नाम ले लेंगे, अर्थात कि उस स्टेशन पहुंचते ही रमेश ने फोन कर दिया। वह नहीं आएगा, या तो आएगा उसने और या आएगा किसी का नाम। तो इसमें किसमें त्रुटि है, वह शब्द में क्या है दोस्तों, त्रुटि है। अगले की हम बात करें, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जैसे मान लो कोई भी नियम बनाया जा रहा है, उसमें 90% लोग उस नियम के क्या हैं, समर्थन में अपना वोट दे रहे हैं, और 10 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसके विरोध में क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो जो कोई नियम बनाया जा रहा है, दोबारा पढ़ो, इसमें सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मान लो कोई भी नियम आ रहा है, उसमें 90% लोग उसके समर्थन में हैं, 10% लोग उसके अपोजिट क्या बना रहे हैं दोस्तों, नियम बना रहे हैं। तो हम आम भाषा में नहीं कहते क्या कि फलाना आदमी तो क्या है, अपवाद है, वो इतने लोगों की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। कुछ लोगों का विरोध क्या होता है, अपवाद कहलाता है। जैसे मान लो कि हमारा एग्जाम पेपर ही लगता है, आप लोगों के 80 क्वेश्चन आने हैं, उन 80 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दिखने वाले हैं जो ना तो कभी आपने पढ़े हैं ना ही किसी ने देखे हैं, अर्थात ये 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपवाद साबित होंगे। क्या साबित होंगे, अपवाद साबित होंगे। तो अपवाद का तात्पर्य यही हुआ कि नियमों के विरुद्ध बात करना क्या कहलाता है दोस्तों, अपवाद कहलाता है।
आगे बात करें, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सद्भाव, और एक होता है दोस्तों दुर्भाव। सद्भाव, दुर्भाव, ये इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। गुस्से का क्या हो जाएगा? शांत। अगर मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है, अर्थात उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एक आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है और दूसरे आदमी को क्या रहता है? शांत रहता है। गुस्से का शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द शांत हो जाएगा। आगे हम बात करें, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखो, तीनों खालिस्तान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। भाई तीन क्या भवनों का स्वामी होगा वो त्रिलोकीनाथ कहलाएगा? नहीं। क्या तीनों आकाशों का स्वामी होगा वो त्रिलोकीनाथ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या धरती का स्वामी होगा वो त्रिलोकीनाथ कहलाएगा? नहीं। तीनों भुवनों का, किसका दोस्तों? भुवनों का स्वामी होगा, वह क्या कहलाएगा? त्रिलोकीनाथ कहलाएगा। अर्थात इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? भुवनों का। भवनों का तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मकान। भवन का तो क्या हो जाता है? मकान। और भुवनों का क्या हो जाता है? संसार। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। आगे हम बात करें, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। भाई गुण दोष अर्थात कोई किसी व्यक्ति के अंदर गुण और दोष के बारे में बता रहा है कि इसमें यह गुण है, इसमें यह दोष है। तो क्या ज्योतिषी बताता है? नहीं। ज्योतिषी तो अपने भाग्य रेखा देखकर बताता है कि भाई ये फलाने फलाना आपके आप भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला है। क्या शास्त्रज्ञ बताता है या जिज्ञासु बताता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? समीक्षक। क्या होगा दोस्तों? एक अच्छा समीक्षक ही किसी व्यक्ति में गुण और दोषों में क्या कर सकता है दोस्तों? अंतर कर सकता है। वह देखकर बता सकता है कि इस व्यक्ति में यह गुण है और इस व्यक्ति में यह है, यह दोष है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? समीक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का क्या बताना है दोस्तों? हमें आंसर देना है। तो बताओ भाई, इसमें देखो, अंधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार और अंधिकार। तो देखो, यह अंधिकार दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से यह लिखा जाता है। अब इन 4 में से मिलान कर लो। इसमें क्या दे दिया? धी बड़ी दे दी। इसमें क्या दे दिया? अनाधिकार, ये भी गलत हो गया। इसमें अनाधिकार, ये भी गलत हो गया। इसमें अंधिकार, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंधिकार। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। और मैंने क्या बताया कि त्रुटि से संबंधित शब्द त्रुटि के आप लोगों के एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखना है, और यह त्रुटि है दोस्तों, यह आप लोगों की बार बार प्रैक्टिस से बार बार इन शब्दों को आप लिखोगे, तब ही आप लोग इनका राइट आंसर दे पाओगे। अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो भाई इसमें पूछ रहा है कि कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? क्या अमीय है, अमृत है, आयतन है, अरविंद है? तो देखो, अमृत, अमीय ये तो सेम से ही है। इसमें क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा दोस्तों अरविंद। क्या हो जाएगा? अरविंद। और कमल का पर्यायवाची जो मुख्यतः कई एग्जाम में पूछा जाता है, जलज। क्या होता है दोस्तों? जलज, अर्थात जिसने जन्म, जल में क्या लिया हो? जन्म लिया हो, क्या कहलाता है? जलज। और जलज किसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरी खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। हम लोगों ने पता नहीं बचपन से कितनी बार हमने क्या लिखी है? प्रार्थना पत्र लिखा है। कितनी बार हमने एप्लीकेशन लिखी है कि सर मुझे घर पर अचानक कारण होने के कारण हमें 3 दिन की छुट्टी दी जाए। सर मुझे अचानक बीमार होने के कारण 2 दिन की छुट्टी जाए। सर मेरी प्रार्थना है कि मेरी बहन की शादी होने के कारण मैं 4 दिन तक स्कूल में नहीं आ सकता, इसलिए मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेरी खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। जब आप किसी से छुट्टी लेते हो तो क्या आप उसको आराधना करते हो, या उससे प्रार्थना करते हो, या उससे याचना करते हो, या उसकी पूजा करते हो? भाई हम किसी से छुट्टी लेंगे तो हम प्रार्थना करते हैं कि सर मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए।
फलाना फलाना काम होने के कारण मैं स्कूल में या मैं ऑफिस में या मैं ड्यूटी पर नहीं आ सकता। जैसे आप लोग एसएससी जीडी में लग जाओगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द ही जो आप लोगों ने सपना सजोया है वह सपना आप लोगों का 2025 में पूरा हो। तो जैसे ही आप नौकरी लगकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस कहाँ जाओगे, ड्यूटी पर जाओगे, तो आप लोगों के घर पे कारण होने के कारण आप अपने अधिकारी को क्या लिखोगे कि सर मेरी प्रार्थना है कि सेवा में श्रीमान फलाना फलाना आपका जो अधिकारी है उसको मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो आप क्या करोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसकी पूजा नहीं करोगे। पूजा मंदिर में की जाती है, किसी से हम जो छुट्टी लेते हैं उसके हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आगे बात करें। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें 4 वही शब्द जैसे मैंने बताया अंधिकार वाला, ऐसे ही इसमें भी 4 शब्द लिखे हुए हैं, इसमें एक शब्द सही है। अब आप इन 4 में से मिलान कर लो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रहीन। क्या होगा दोस्तों, मात्रहीन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मात्रहीन यह अपना सही है। आगे नीचे वाले 3 की ओर देख लेते हैं। मातृहीन अर्थात इसमें रे कहां आ गया, ऊपर गलत हो गया। मातृहीन ये भी गलत हो गया। मात्र ही इसमें क्या आ गया, छोटा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मात्रहीन शब्द क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। आगे बात करें। देखो वही दोस्तों आप लोगों के सामने एक वाक्यांश या कथन दिया हुआ है कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। अब हमें बताना है कि इनमें कौन से शब्द में त्रुटि है। क्या इसमें आएगा मेरी गाय को छूने की मेहनत कोई नहीं, भाई गाय को छूने में मेहनत की कहां जरूरत पड़ती है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, भाई बदलाव की आवश्यकता है इसमें। मेरी गाय को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता और मेरी गाय को छूने का हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखो, हम किसी के प्रति साहस दिखाते हैं किसी कार्य को करने के प्रति, तो उसमें उत्साह नहीं आता दोस्तों। क्या नहीं आता, उत्साह नहीं आता, उसमें क्या आएगा, साहस, आत्मबल, साहस होना चाहिए। अर्थात मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यह मैं जो बताया था, मैंने अपने पहला जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि हिंदी के अंदर गद्यांश से संबंधित आप लोगों के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और एकदम ऊपर के प्रश्न होते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आप लोगों के 5 प्रश्न सही होने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, पहले हम इस गद्यांश को आसानी से पढ़ते हैं कि एक साधु थे, एक जंगल में रहते थे, भिक्षाटन से मजे से क्या करते थे दोस्तों, अपना जीवन गुजारते थे और आनंद पूर्वक क्या करते थे, भजन करते थे। दिन में साधु गांव गांव में घूमता, भिक्षा लेता और शाम को घर आता और आनंद पूर्वक भजन करके सो जाता। सुबह उठते ही फिर क्या करता, भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता। एक दिन महत्वाकांक्षा पड़ी तो गाय खरीद लाए, अर्थात अच्छा इसमें बीच में छोड़ दिया हमने, महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी अर्थात लालसा जगी उनके मन में, तो झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए बिल्ली पाल ली। अब क्या हुआ कि साधु जंगल में रहते थे, झोपड़ी थी, वहां पर आटा वाटा ऐसे ही उनकी वस्तुएं पड़ी रहती थी, बिखरी रहती थी, इस कारण वहां पर चूहे ज्यादा हो गए। तो चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक क्या पाल लें, बिल्ली पाल लें। तो साधु ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत, अब भाई बिल्ली को कुछ तो खिलाए, तो बिल्ली को पाने के लिए दूध की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक गाय खरीद लाए। अब एक गाय ले आए साधु महाराज। फिर गाय को सजा संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। अब वो तो भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते थे, गाय का देखरेख कौन करेगा, इसलिए उसने क्या सोचा कि क्यों ना एक महिला ले आए। तो गाय के लालन पालन के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से उसने क्या कर ली दोस्तों, शादी कर ली और क्या बना लिया, परिवार बना लिया। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। अर्थात परमार्थ का मतलब होता है दूसरे का भला करना, परमार्थ। शारीरिक क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए।
देखो दोस्तों, इस वाक्यांश से आप लोगों को भी एक सबक मिलता है कि आप लोग जिस बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वह एम्स आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, वह लक्ष्य आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि मुझे तो इसके अंदर नौकरी लगना है। अब एक साधु महाराज थे, वो चूहों से निपटने के लिए बिल्ली लाए, बिल्ली के दूध के लिए गाय लाए, गाय की सार संभाल के लिए महिला की जरूरत पड़ी तो उसने महिला से शादी कर ली और परिवार बसा लिया। अब जो परमार्थ का उनका लक्ष्य था वह परमार्थ का लक्ष्य खत्म हो गया और स्वार्थ का लक्ष्य आ गया, क्योंकि अब लोगों की लोक कल्याण की जो भावना थी वह उनकी समाप्त हो गई, क्योंकि लोक कल्याण के लिए उसके वक्त ही नहीं मिलता, अपने परिवार में उलझकर रह गए। तो इसका तात्पर्य यही है कि जिस चीज की भी हम तैयारी करते हैं, जिस वैकेंसी की हम तैयारी करते हैं, उसके प्रति हमें अपना 100% देना चाहिए, अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य पर हम अटल रहेंगे तो हम जल्द से जल्द अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो देखो, अब इनसे संबंधित ही हमें उत्तर देना है कि साधु अपना निर्वाह करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। इसमें देखो दोस्तों, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते थे। तो साधु किससे अपना गुजारा करता था? भिक्षाटन करके, भीख मांगकर क्या करता था दोस्तों? गुजारा करता था। फिर वही गद्यांश है, इसमें से ही हमें उत्तर देना है। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द होगा। भाई या तो होती है आवश्यकता या होती है जरूरत। क्या आ जाएगा इसके स्थान पर? जरूरत। और इस वाक्यांश में भी आप लोगों को यह शब्द देखने को मिल जाएगा। ये रहा, बिल्ली के लिए दूध की क्या हुई? आवश्यकता या जरूरत शब्द यहां पर आ जाएगा। आगे चलें, आगे देखो, वही गद्यांश है। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? महत्वाकांक्षा का मतलब हो गया उन्नति को प्राप्त करने की क्या होती है दोस्तों? इच्छा। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? महत्वाकांक्षा कहलाती है। आगे चले, अब देखो, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ हमें यहां पर दिया है, उसमें से ही एक शब्द निकाला है और उसका हमें क्या पूछा है दोस्तों? विलोम शब्द पूछा है। और परमार्थ शब्द आप लोगों को इस गद्यांश में भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा, परमार्थ अर्थात दूसरों का भला करना। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वार्थ अथवा खुद का भला, अर्थात खुद के बारे में सोचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थ। आगे हम बात करें, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? भाई झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए देखो, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या पाली? बिल्ली पाल ली, अर्थात कैट पाल ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली। और यह बिल्ली देखो कहां से कहां तक ले गई साधु महाराज को। बिल्ली के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए महिला, और महिला से लास्ट में उसने शादी कर ली कि क्यों किसी को नौकरी देनी है, उसे शादी करके घर गुजारा कर लिया। उसकी जो महत्वाकांक्षा कुछ और थी, परमार्थ की भावना थी, वह स्वार्थ में बदल गई। तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना है। जो आप लोगों के सामने एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को अपना 100% देना है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों के सामने आने वाली है मैथ की क्लास, और मैथ के बाद में आएगी आप लोगों की रीजनिंग की क्लास। तो दोस्तों अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है, और अपने जो मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो टीचर हैं, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, अच्छे से आप लोगों की हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं मैथ वाले सर को, उडाजी सर को। वो आप लोगों को मैथ का जो मॉडल पेपर है उसे सोल्व करवाने वाले हैं। आइए सर। हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आपका जो हमारी चल रही जीडी की सीरीज में हिंदी का सॉल्यूशन हो चुका है। अभी हम करेंगे गणित का सॉल्यूशन। पहले मोटे मोटे आपको एक दो बात बता देता हूँ कि इस सीरीज को चालू करने का पर्पज़ क्या था अपना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी के भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार हमारी ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये क्लास हम स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। आपको सबको पता है कि कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है 4 तारीख को,
और 25 फरवरी तक ये चलने वाली है। तो जो जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाओ, एक बार उसको हमारी ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि जिस बच्चे के भी 100, 105, 110 नंबर आ रहे हैं वो भी डिमोरलाइज ना हो। क्योंकि इस बार कट ऑफ आपने देखी थी, सबने कितने रही थी, लगभग 150 के करीब ही चली गई थी। और फर्स्ट रैंक के तो 160 में से 160 आए थे। तो पेपर का लेवल कुछ रहा नहीं है। और कल वाले जो 3 शिफ्ट लगी हैं उनका कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सेम उसी के क्वेश्चन को आधार मानते हुए हमने खुद से तैयार किए हैं, कुछ उसी पैटर्न पे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। तो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो आपके हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब करवाएंगे आपको गणित के क्वेश्चन। मैथ में आपको वही कुछ सीखना है। आज तक मुझे पता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको सीखनी है यहाँ पे स्पीड, टाइम मैनेजमेंट। और जिस बच्चे के 105-10 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कौन कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो ठीक है बच्चों, अब चलो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ये बोर्ड मास क्वेश्चन है, तो इसको बिना लिखे अपन डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट कितना हो गया भाई, 4 और 6 यानी कि 4 गुणा 6, यहाँ से कितना आ गया 24 प्लस 12/3 यानी कितना हो गया 4 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 5 कितना हो गया 20। और बाहर कितना है 45 माइनस 3 गुणा ब्रैकेट दिया, प्लस में दिया आपको 6। ठीक है भाई, अब ये क्या हो गया 24 प्लस 4 थी 12 माइनस 20, 24 और 12 36, 36 माइनस 20 कितना होगा 16। इसका मान कितना आ गया भाई अपना 16। तो अपना आ गया 45 माइनस 3 गुणा 16 प्लस 6, 24 और 4, अच्छा 4 गुणा ये 6 है भाई, यहाँ पे देखो यहाँ 6 है, कितना आ गया भाई 24, अच्छा 24 48 माइनस 20 कितना हो गया 28। इसका मान क्या आ जाएगा भाई अपना 45 माइनस 3 गुणा 28 प्लस 6, तो कितना आ गया भाई 45 माइनस 28 थी 84 प्लस 6, 45 और 6 51, 51 माइनस 84 कितना हो गया भाई 33, तो 33 के से आ जाएगा माइनस का, तो अपना आंसर क्या आ गया भाई -33। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का अच्छा क्वेश्चन है। 36 जूट को बेचने पर एक दुकानदार को 12 जूट के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत अपने को पूछा है। देखिए भाई कैसे करोगे इसको, 36 को बेचने पर यानी कि अपन क्या लिखेंगे 36 का SP बराबर क्या हो जाएगा अपना 36 का CP, और 12 जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य हमेशा किस में ऐड होगा, वो लाभ किस में ऐड होगा क्रय मूल्य में, तो कितना हो जाएगा 12 का SP। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भाई, चलिए इधर क्या है 36 का CP और ये है 12 का SP, तो SP दोनों एक साइड लेके आ जाएंगे। इधर 36 का SP, इधर प्लस का 12 का SP, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या बचा 24 का SP बराबर क्या बचा अपना 36 का CP। अब बेसिक क्लासेज में आपको सिखाया होगा, ये अगर किसी को नहीं पता तो अपनी क्लासेज पढ़ी हैं चैनल पे ही पढ़ी है, प्लेस सर्च मार लेना। यहाँ से अंदर SP कितना हो गया 26 और CP कितना हो गया 24, प्रॉफिट कितना हो गया 36 माइनस 24 12। प्रॉफिट परसेंटेज किसमें निकलता है हमेशा भाई, यानी कि लाभ प्रतिशत निकलता है हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है अपना 24, तो 12/24 यानी कि 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 50%। आ गया भाई समझ में।
चलो अगला देखिए, 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 इंटू 10 का मान पूछा है। कुछ नहीं दिया होगा इसमें, परसेंट हटाना है तो क्या लगाना है, बट्टा में 100। जहाँ जहाँ परसेंट है वहाँ वहाँ बट्टा में 100 लगाते चलो। तो 12% हटाने के लिए क्या कर देंगे, 12/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। 4% मतलब 4/100। ऑफ का मतलब फिर गुणा, और 7% का मतलब 7/2। और गुणा में क्या है, 2। और गुणा में फिर क्या है, 10 है। ये आपको दिया है भाई। 100 के शून्य कितने हैं भाई, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 6। यानी कि 6 शून्य से क्या कट गया भाई, 6 शून्य। बच्चा क्या अपना ऊपर 12 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2। अब या तो इसको गुणा कर दो, और या फिर अगर ऑप्शन देख लो इकाई का अंक से अगर हो रहा है, इकाई का अंक सबका अलग अलग है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4, 4 चौक 16, 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक क्या आ जाएगा अपना 2। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, 672। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, 112 गुणा 44 गुणा 25 सेमी विमाओं वाले एक ठोस धातु के बेलने आयताकार ब्लॉक को पिघला जाता है और 35 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन का पूछा है वक्र प्रशस्त। अपने को दिया है एक घनाभ दिया है 100, जिसकी जगह दी है 112 44 और 25, और उसको क्या कर दिया, पिघला के बना दिया एक बेलन, और पूछा आपको बेलन का वक्र पृष्ठ। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, वो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, क्या होता है भाई, 2πr/h। आर अपने पास है 35, निकालने क्या है एच। एच कहाँ से आएगी, अगर एक घनाभ से अपन बेलन बना रहे हैं, मतलब आयतन दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो घनाभ का आयतन हो गया LBH, यानी 112 गुणा 44 गुणा 25, किसके बराबर हो गया, बेलन के आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू r² कितनी दी, आर दी अपने को 35 गुणा 35 गुणा क्या हो जाएगा h। जो कट रहा है उसको काट दो, 22 से कट जाएगा 2 बार, 22 दूनी 44, 7 से कट जाएगा 5 बार, फिर 7 से ये कट जाएगा 16 बार, और 7 से कट जाएगा 5 बार, अच्छा 25। तो बच गया कितना अपना h बच गया 16 गुणा 2, यानी कि h बच गया अपना 32। r दिया आपको 35, पूछा क्या है वक्र पृष्ठ, रख दो भाई मान, 2 गुणा 22/7 गुणा 35 गुणा 32, काट दो भाई, 7 से कट गया 5 बार, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, एक तो हो गया शून्य, 32 को 22 से गुणा कर लो, 22 दूनी 44, एक तो शून्य है ही, ये 5 दूनी 10 का, 22 दूनी 44, 4 22 66, 4 70। तो वक्र पृष्ठ आ गए भाई 7040, ऑप्शन नंबर 2। सेम एज इट इज क्वेश्चन, डाटा ही चेंज थे, कल की शिफ्ट में पूछा गया भाई। चलिए भाई, अगला ब्याज का क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि है, वो मिश्रधन 4 वर्ष बाद हो जाता है 13,200 रुपये, और 8 वर्ष बाद हो जाता है 16,400 रुपये। और पूछा आपको अगर ब्याज धनराशि है वो 10% की रेट पर दे तो 3 से 1/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। 4 वर्ष में हो रही या 13,200, 8 वर्ष में होगी 16,400। अब आपको पता होगा साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज क्या होता है भाई, हर साल बराबर 4 साल में इतना है, 8 साल में इतना है, दोनों का अंतर इतना हो गया, यानी दोनों का अंतर 4 साल का अंतर इतना आ गया, 4 साल का ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों में ही मूलधन शामिल है, तो दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा ब्याज, 16,200 माइनस 13,200 कितना हो गया 3200 रुपये। ये कितना आ गया 4 साल का ब्याज
अब कोई धनराशि 4 वर्ष में मिश्र धन हो रहा है 13,200, मतलब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 13,200 इसमें क्या है, 4 साल का ब्याज भी है और प्लस में क्या है, मूलधन। 4 साल का ब्याज कितना है? 3200। तो अपना मूलधन कितना आ गया भाई? 13,200 माइनस 3200, यानी कितना आ गया भाई? 10,000। अब मूलधन आपके पास 10,000 आ गया, रेट दिया आपको 10%, समय दिया 3 से 1/5%। तो साधारण ब्याज का सूत्र में लिख दो। साधारण ब्याज सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा। तो मूलधन कितना दिया आपको? 10,000, रेट दिया आपको 10%, समय दिया है 3 से 1/5%, यानी 5 से 15, 15 रेख 16/5, और बट्टा में क्या होता है? तो शून्य से शून्य गया, शून्य से शून्य गया, और 5 से कितनी बार गया? 200 बार। तो अपना ब्याज क्या आ गया भाई? 3200 रुपये। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई? चलिए फिर, ज़्यादा कुछ करना था नहीं, इसमें मूलधन निकालना था बस। 4 साल का मिश्रधन दिया और 8 साल का दिया है, दोनों का अंतर आ जाएगा तो ब्याज आ जाएगा। उससे अपन निकालेंगे मूलधन, और मूलधन के बाद रेट और समय टाइम आपको दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में पूछा है कि कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। देखिए भाई, बल्लेबाज दिया आपको कि उसने कितने रन बनाए? 124 रन। अब वो कह रहा है कि 6 चौके लगाए और 10 छक्के लगाए। तो सबसे पहले देखिए, 6 चौके लगाए तो उन्हें चौकों से कितने रन बनाए? 6 चौके लगाए, यानी कितने रन बना लिए 6 चौकों से? 24 रन। फिर कह रहा है कि 10 छक्के लगाए, छक्के कितने लगाए? 10। तो कितने रन हो गए आपके? 60 रन। यानी उसने बाउंड्री से कितने रन ले लिए टोटल? 84 रन। 84 रन तो उसने ना लिए चौकों और छक्कों से। बच्चे रन किसके लिए? दौड़ के रन लिए। तो 124 रन पूरे बनाए, 84 उसने बाउंड्री से बना लिए। तो कितने रन दौड़ी बनाए? 124 माइनस 84 कितना बच गया? 40। पूछा है कि कितना परसेंट है, तो 40, 124 कितना परसेंट है? 40/124 गुणा, तो 4 से कट जाएगा 30, 3 और 1, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया भाई? 1000/31%, जो होगा लगभग 31-93, और 2 31 दूनी 62, 32 सही 8/31% हो जाएगा भाई। चलिए, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर रहा है, तो चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी आपको दी है, समय आपको दिया है, चाल पूछा है। कुछ नहीं करना, दूरी बटा समय क्या होती है? चाल। बस फर्क इतना है, यह आपको मीटर में दिया है, यह आपको मिनट में दिया है, पूछा आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ध्यान रखना भाई ऐसे क्वेश्चन में कि दूरी किस में दी है, टाइम किस में दिया है। अगर दूरी मीटर में दी है, टाइम सेकंड में दी है, तो डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। इसमें तो तीनों ही अलग अलग दिए हैं। सबसे पहले देखो मैंने दूरी कितनी दी है? 1600 मीटर। समय कितना दिया है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय दिया आपको 4 मिनट, यानी कि गुणा 60 कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड। ये क्या आ गई? इसकी चाल आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। काट दो, देखें 4 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि चाल कितनी आ गई अपनी? 40/6 मीटर प्रति सेकेंड। पूछा किसमें आपको? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या कर देंगे अपन? 18/5 से गुणा। तो ये क्या बन जाएगा अब? किलोमीटर प्रति घंटा। 36 18 और 8 पंजो 40। चाल कितनी आ गई अपनी? 24 किलोमीटर
प्रति घंटा। बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलो हाँ। 24। अगला देखिए, एक विक्रम मूल्य में 132.60 रुपये की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि है, जो किसमें बदल गई? 11/9 के लाभ में परिवर्तित होती है। पूछा आपको वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर ढंग से क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 10% पहले क्या हो रही थी? 10.5% की हानि, अब हो रहा है 11/9/5% का लाभ। कब हुआ? जब उसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि कर दी? 132.60 की वृद्धि। यानी कि अगर इनको दोनों को जोड़ देंगे, अगर एक तो क्या है हानि, यानी कि 100 से कम है, अब क्या हो रहा है 100 से ज़्यादा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 10.5 प्लस 11/9/5, इन दोनों का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 10 और 11 तो आ जाएगा 21 प्लस 1/2 प्लस 9/5। तो 21 तो लग रहा है गया, ये आ गया 5 प्लस 9 दूनी 18 9/5 नहीं होगा शायद, ये 1/5, 9/5 होगा तो 12 हो जाएगा। 1/5 दिया होगा शायद इसमें, 11 सही, 1/5। तो ये आ गया अपना 7/10, यानी कि 21 सही। 7/10% की वैल्यू कितनी दिया आपको? 132.60। पूछी किसकी आपको? 100%। क्रम मूल्य पूछा, यानी कि पूछी किसकी आपको? 100%। अगर ढंग से देखो कि उसमें कुछ दिया, कुछ खास है नहीं। आपको हानि पे बेच रहा है, पहले हानि बेच रहा था, अभी बेच रहा है लाभ पे। ये हानि लाभ में चेंज क्यों हो गई? क्यों? उसने विक्रय मूल्य बढ़ा दिया 132.60, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू क्या है? 132.60 के बराबर। और तो ये आ गया अपना 21 से 7/10 की वैल्यू कितनी है? 132.60। और पूछा आपको वस्तु का क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू आपसे यहाँ से निकाल लोगे। चलिए भाई, अगला देखिए, एसटीडी क्वेश्चन है। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार कर रही है। पूछिए आपको ट्रेन की चाल। दूरी आपको दी है, समय आपको दिया है, चाल आपको पूछिए। आपको निकालनी है पहले दूरी कितनी पार करेगी। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई पार कर रही है। अगर किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है या सुरंग की लंबाई पार कर रही है। खुद की लंबाई कितनी है? 725। और सुरंग की लंबाई कितनी है? 235। टोटल मिला कितने हो गए? 7 और 2 9, और 35 और 25 60। यानी कि कितनी दूरी पार करेगी वो? 960। समझ में आया? बोलो हाँ। दूरी आ गई 960 मीटर। तो समय कितना दिया आपको? 48/48 सेकेंड। दूरी मीटर में है, ये क्या है? समय सेकंड में है। तो चाल क्या आ गई? 48 दूनी 96। चाल आ गई आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछा आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कैसे कर दोगे भाई? 20 गुणा, किसे गुणा करोगे? 18/5। ये क्या आ गई आपकी? किलोमीटर प्रति घंटा। 5 चौके 20 और 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई? ट्रेन की स्पीड। बोलो समझ आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो 18/5 से गुणा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पी क्यू और आर किसी कार्य को करते हुए क्रमशः 10 20 और 30 दिन का समय लेते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जाता है। देखिए भैया, आपको दिया है 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू और आर।
वो काम कर रहे हैं 10, 20 और 30 दिनों में। टोटल काम कितना हो गया? 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 60। अब देखिए पी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6, क्यू की हो गई 3 और आर की हो गई 2। अब कह रहा है कि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, यानी कि काम कौन कर रहा है? एक दिन कर रहा है पी के साथ क्यू, और दूसरे दिन क्यू नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? आर। यानी कि पहले दिन काम, फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है? पी के साथ क्यू। कितना काम करेगा पी एक दिन में? 6 काम। क्यों करेगा? 3 काम। टोटल कितना हो गया? 9 काम। सेकेंड डे कौन करेगा पी के साथ काम? सेकेंड डे करेगा पी के साथ आर काम। पी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, आर की है 2। टोटल काम कितना हो गया? 8 काम। इसी प्रकार वो काम को आगे करते रहेंगे। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? पहले दिन काम हुआ 9, दूसरे दिन काम हुआ 8, यानी कि 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 2 दिन में टोटल कितना हो गया? 9, 8, 17। यानी कि 17 काम करने के लिए कितने दिन चाहिए उसको? 2 काम। अब 60, इसी प्रकार 60 से छोटे कौन संख्या है जिसमें 17 का भाग देता है? 51। तो 51 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे भाई इसको? 6 दिन। 6 दिन कर लिया। अब 7वें दिन काम कौन करेगा? वापस पी और क्यों? 6 दिन में काम कर दिया कितना? 51। 7वें दिन काम कौन करेगा? बच्चा काम कितना है? 9। और पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 9। यानी 7वें दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो टोटल काम कितने दिन लगेंगे? 6 दिन तो पी और क्यू मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 काम। 7वें दिन काम करेंगे पी और क्यू, और पी और क्यू एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9, यानी कि बच्चा काम पी और क्यू एक दिन में कर देंगे। तो टोटल दिन कितने लगेंगे अपने को? 7 दिन। समझ में आया? पी क्यू आर के अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फर्स्ट डे काम कर रहा है पी और क्यू, दोनों काम कर रहे हैं एक दिन में 6 और 3 9। सेकेंड डे काम कर रहा है पी के साथ आर, एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की? 8। यानी कि 2 दिन में कितना काम हुआ पूरा? 17। इसी प्रकार अगले 2 दिन में कितना काम होगा? 17, 34, यानी 4 दिन में कितना हो गया? 34। इसी प्रकार 6 दिन में कितना हो गया? 51 काम। अब काम 51 हो गया कितने दिन में? 6 दिन में। अब 7वें दिन काम कौन करेगा? पी और क्यू। कितना काम करेंगे? 9 काम। 51 9 कितना हो गया? 60। यानी कि 7 दिन में काम क्या हो जाएगा अपना? कंप्लीट। चलिए अभी अगले क्वेश्चन में। एक कुर्सी का अंकित मूल्य है वो 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है, और यदि इसे अंकित मूल्य बेचा जाए तो पूछा आपको लाभ प्रतिशत। एज इट इज क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और 24 में पूछा गया। ऐसे कई बार तो ऐसा क्वेश्चन डालती है कि डाटा चेंज करना भी हो जाती है। तो इन क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझना भाई। अंकित मूल्य पर 10% की छूट। मानो अंकित मूल्य कितना था उसका? 100 रुपये। क्या हो गया? मार्किंग प्राइस। 10% की छूट में बेच जाती है, यानी कितने बचे? 10% छूट मतलब कितने बचे गई? 90 में। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। दिया कितना विक्रय मूल्य? 720। कितना गुणा है? 8 गुणा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 गुणा। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया भाई? 800। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना दिया आपको? 640। ये तो क्या आ गया? MP, यानी कि मार्किंग प्राइस, अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य दिया आपको 640। आगे ये बोल रहा है कि अगर वस्तु को अंकित मूल्य में बेचा जाए, यानी किसमें बेचा जाए? 800 में बेचा जाए, तो लाभ क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 640। अभी बेच कितने में रहा है? 800 में। कितना लाभ हुआ? 160 का। कितने पे हुआ? 640 पे। थोड़ा चौके 64, यानी 1/4 कितना होता है? 25%। चलिए भाई
एक संख्या दी है 9 अंकों की और कहा है कि ये जो 72 से विभाज्य है उसमें 2 डिजिट दिए हैं आपको x और y। तो आपको मान पूछा है 7x माइनस 3y का अंडर कितना होगा। हर सेट में क्वेश्चन आया है, या तो पूछेगा आपको 72 का डिविजिबल और या पूछेगा आपको 88 का। कोई सब यो सबसे पहले किसका ज्ञात करना अपना 8 का डिविजिबल। 72 का डिविजिबल मतलब पहले 8 का करेंगे फिर किसका करेंगे 9 का, और 88 में करेंगे पहले 8 का करेंगे फिर किसका करेंगे 11 का। यहाँ तक आपका सबका पढ़ा हुआ है। अब देखिए संख्या दी है आपको 8 9 5 6 3 x 8 7। तो y के स्थान में क्या रखेंगे अपन कि 8 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। 8 से विभाजन का रूल आपको बताया सबसे पहले। अगर किसी संख्या में अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है इसका मतलब पूरी संख्या क्या है 8 से विभाज्य है। तो 3 अंक मतलब यहाँ से अपन चेक कर लेंगे कि अगर इसमें 8 का भाग हमने दे दिया इसका मतलब पूरी संख्या क्या है 8 से विभाज्य है। तो 8 में 8 1 7, 7 के आगे कौन सी संख्या उतारें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप बोलोगे सर 7 के बाद होगा 2, यानी कि 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, जो 7 और 8 के 70 और 80 के बीच में आती है। तो y का मान आ गया यहाँ से अपना 2। अब 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबल रूल होता है यानी कि विभाजन रूल होता है, अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पर चला जाता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी भाई। तो अंकों का योग करो 8 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 8 39, 39 और 7 46 और 46 और 2 48। तो 48 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 48 के बाद तो बोलोगे आप सर वो होगी 54। 48 योग यहाँ तक अपना आ गया। तो 54 बनाने के लिए x का मान क्या रख देंगे अपन है। अब क्या हो गई ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो गई 8 से हो गई। अगर 9 से विभाज्य है 8 से विभाज्य है तो संख्या किससे विभाज्य है 72 से। यहाँ से x का मान आ गया अपना 6, y का आ गया 2। पूछा आपको रूट 7 गुणा x का मान 6 माइनस 3 गुणा 7 6 के 42, 42 माइनस 6 कितना हो गया भाई रूट 36, जो हो गया 6। बोलो बच्चों यहाँ तक किसी को डाउट भाई आ गया समझ में। चलिए भाई ए और बी के वेतन का अनुपात दिया आपको 6:7 के अनुपात में। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन हो जाता है 1,47,700 रुपये। तो ए का वेतन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बस कल वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। ये तो 5.5% मैंने लिखवा दिया, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि 10% बढ़ गई या फिर 15% बढ़ गई, इसमें कुछ खास है नहीं। दोनों संख्या मान लो 600 और 700, एक को अगर बढ़ा दोगे 700 वाले को उसका मान आपको दिया है 1,47,700। तो आपके मान किसका आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा, एक का आ जाएगा तो आप किसका निकालोगे 600 का मान। एकदम सब बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप खुद से कर लेना भाई। अगला देखिए 3 गुणा 7 प्लस 5 माइनस 6 भाग 3 माइनस 9 प्लस 45 भाग 5 गुणा 4 साथ साथ सबसे पहले क्या भाग गुणा करेंगे अपन, सबसे पहले किस सोल्व करेंगे भाग को। 3 गुणा 7 प्लस है तो यहाँ कितना आ गया भाई 21 प्लस 5 माइनस 6 भाग 3 कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस 9 प्लस 45 भाग 5 कितना हो जाएगा भाई। तो बोलो सर 9 और 9 गुणा 4 माइनस 45, 21 और 5 26 माइनस कितना माइनस 2 माइनस 9 कितना हो गया -11 प्लस 9 चौक 36 माइनस 45। तो प्लस कितने हो गए अपने 36 और 26, 36 6 42, 42 और 20 62 तो हो गए अपने प्लस के। माइनस कितने हो गए माइनस के 11, माइनस के 11 और माइनस के 45 यानी कि माइनस के 62 माइनस 56 जो 6। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट भाई। चलिए भाई आगे
अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा कर सकती है। तो आपको पूछा है कि अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने दिन में या कितने घंटों में पूरा करेगी। देखिए भाई आपको दिया है अन्नू और दूसरी है बिन्नी। ये कह रहा है कि अन्नू बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। अगर बिन्नी की कार्य क्षमता 1 है तो अन्नू कितनी हो जाएगी भाई? 4। ठीक है। अब वो कह रही है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं 7 घंटे में। दोनों साथ मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? अन्नू कर रही है 4, बिन्नी कर रही है 1। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5। 5 काम कितने घंटे में कर रही है? 1 घंटे में। और ये कह रहा है कि पूरा काम करने में कितना घंटे लगी? 7 घंटे। तो टोटल काम कितना आ गया अपना? 7 पंजो 35। अब पूछा आपको अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने दिन करेगी? टोटल काम है 35, अन्नू अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो वही क्या आ जाएगा? 35/4। अगला देखिए भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और ऊंचाई पूछिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर, यानी कि परिमाप होता है 3 है बराबर 36√3। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12√3। अब आपको पूछा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है बच्चों? √3/2 है। तो यहाँ से ऊंचाई क्या आ जाएगी? √3/2। ए का मान 12√3, 2 से कट जाएगा 6 बार है, और √3 दोनों हो जाएगा 3। कितना आंसर आ गया भाई? 36/18। समझ में आया? आयत कहाँ से निकालते हैं तो आपको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो हमने क्लास ली हुई है, उसमें सब कुछ बताया हुआ, प्लेलिस्ट में देख लेना। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर बेसिक सब कुछ ना बताना लग जाएगा तो टाइम क्लास लंबी चली जाएगी। और हमारा पर्पज़ यही है कि इसमें आपका बिना समय गए 1 सवा घंटे में जितने हो सकते हैं अपन 20-20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ हिंदी के करवा दे भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का औसत दिया आपको 26। मानो दो संख्या कौन सी है? a और b है। औसत 13 है, तो टोटल संख्या विभव कितना हो जाएगा? 26। यानी कि a+b/2 की वैल्यू दी आपको 13, तो a+b कितना हो जाएगा? 26। आगे कह रहा है उसके गुणनफल का वर्गमूल। गुणनफल का वर्गमूल मतलब √ab कितना दिया आपको? 12। यानी कि गुणन ab कितना हो जाएगा? 144। पूछा है संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। या तो इसका स्क्वायर कर दो a+b का होल स्क्वायर, माइनस में 4ab, तो क्या आ जाएगा? a-b का होल स्क्वायर, वापस अंडर कर दोगे, या फिर क्या कर दोगे आप? वैल्यू पुट। वैल्यू पुट कैसे करेंगे? कोई ऐसी संख्या, दो संख्या जिनको जोड़ने पर 26 प्राप्त हो और गुणा करने पर क्या हो? 144। तो 144 किसका गुणनफल होता है? तो आप बोलोगे सर 12 गुणा 12 144 होता है, तो योग 26 नहीं हुआ। 16 गुणा 9 होता है, तो भी योग 26 नहीं हुआ। तो आप बोलो सर 18 गुणा 8 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 18 8 26, 18 8 144। तो a+b, ए आ गई 18, b आ गई 8। पूछा आपको अंतर, 18 - 8 10। एग्जाम में आपको वही तरीका अपनाना है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, ना कि बेसिक से आपको पूरा सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 10 से 15 सेकंड में उड़ाने हैं। ऐसे ही 10 परीक्षणों का औसत दिया आपको 46। बाद में यह हुआ ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर क्या पढ़ दिया? 42। पूछा आपको सही औसत। कोई संख्या थी 142, उसको पढ़ दिया सिर्फ 42, यानी कि कितना कम पढ़ दिया? 100। मतलब एक्चुअल में औसत कितना होता? 100 अधिक होना चाहिए था, और 100 किस में बढ़ेगा? 10 परीक्षणों में। यानी कि अगर टोटल 100 योग 100 बढ़ जाएगा, टोटल कितना बढ़ जाएगा? 100। प्रत्येक कितनी है टोटल? 10। तो प्रत्येक में इतना बढ़ जाएगा भाई, एवरेज में 10 बढ़ जाएगा।
जो एक्चुअल में कम है, क्योंकि 142 स्थान पर लिख लिया 42। तो पहले औसत कितना था 46, अगर 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 56। चलिए भाई, टेलीविज़न का मूल्य दिया आपको 14,500 रुपये, सेल के दौरान उसकी कीमत हो गई 11,890 रुपये, छूट पूछी है 14,500, कितना बेचा है अभी 11,890, घटा दो भाई 0 1, 15 में से 9 गए 6, कितनी छूट आ गई भाई 2610। किस पे आ गई 2610, प्रतिशत पूछी है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर। छूट कितनी आ गई 2610, किस पे निकालेंगे अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 14,500, परसेंटेज निकालने के लिए तो उससे गुणा कर देंगे, 29,000 है ये पूरी पूरी, 29 261, 29 5 145, ऊपर बच गया 90, नीचे बच गया 5, 18 पंजो 90। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा आज की क्लास का। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसके मूल्य में 20% का कम मूल्य पर खरीदा होता और 10 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता है। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए भाई, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना आपने, वस्तु का क्रय मूल्य माना आपने 100 रुपये, मान लिया भाई। अब यह कह रहा है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि एस पे कितना हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपना 120। यदि उसने इसके मूल मूल्य को क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता, ये तो पहले अपना क्रय मूल्य आ गया दोबारा और विक्रय मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि पहले खरीद रहा था 100 में, 20% कम पर, यानी कि अब उसका नया सीपी क्या आ गया 80 रुपये। बोल बता, समझ आया जी सर 80 रुपये। अब कह रहा है कि उसने 10 रुपये कम पर बेचा होता तो 25% लाभ होता। इसको छोड़ दो एक बार, अभी क्रय मूल्य कितना है 80, लाभ कितना हो रहा है 25%। कितना लाभ हो रहा है भाई 25%, 80 का 25% कितना होता है 20। तो अब कितने बेच देगा वो 100 में। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच दिया 100 में, अंतर कितना आ गया, कितना कम में बेचा 20 में, दिया कितना आपको कि 10 रुपये कम में बेचा होता। कितने से गुणा कर देंगे 1/2 से। तो जो पूछा है उसको 1/2 से गुणा कर दो। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा गुणा 1/2, यानी कि 50। तो ये आपके पहले मॉडल पेपर के मैथ के 20 क्वेश्चन थे जो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अभी आपको रीजनिंग वाले सर आएंगे, संदीप जी सर, और जीडी के महान टीचर हैं जो 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं और 2022-23 वाली भर्ती में काफ़ी सिलेक्शन भी दिए हैं इन्होंने। तो देखिए आप अभी भाई और पढ़िए और देखिए कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है और जुड़े रहिए इनके साथ। आइए सर। हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर रीजनिंग मेंटोर संदीप सिंह। आप सभी का पी प्लस अकेडमी में स्वागत है। पी प्लस अकेडमी मतलब अपन ने जो एक नया चैनल बनाया जो कि फुल्ली डेडिकेटेड किसको है, रेलवे और एसएससी है, जिसमें अपने मोस्टली काम किस पे कर रहे हैं, ग्रुप डी पे काम करेंगे और एसएससी जीडी जो फिलहाल अपना चल रहा है, ठीक है, इस पे काम कर रहे हैं। फिलहाल चल रहा है मतलब क्या है, अब जैसे आपका एग्जाम आ रहा है, अब बच्चे क्या है एग्जाम देख रहे हैं तो उनको क्या है एक अप्रोच रहती है, हमेशा उनका एक बेसिक पे सेटलमेंट रहता है। तो हम देखने हमने क्या किया कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, मतलब जो अभी आ रहा है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन उठाए। हमने देखा कि भी इनको करने की अप्रोच क्या हो सकती है, करने को कर रहे हैं लेकिन स्पीड कैसी बढ़ाई जा सकती है। उसी एक चैन में अपन ने एक सीरीज लेके आए हैं
वो आपको दिख गई होगी, इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप थंबनेल पे देख लेना, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी देखोगे ना। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित वेन आरेख में वर्त सब्जियों को निरूपित करता है। जो वर्त है ना वो किसको निरूपित करता है मेरे दोस्त? सब्जियों को करता है। ये रहा, सब्जियों को निरूपित करता है कौन? वर्त। ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़ो थोड़ा, क्या बोल रहा है। आगे बोले त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है। जो त्रिभुज है वो किनको निरूपित करता है? जड़ों को, यानी रूट को, जड़ों को निरूपित करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है वर्ग कठोर मर्दा को निरूपित करता है। जो वर्त है, सॉरी वर्ग जो है वो किसको करता है? मर्दा जो है ना कठोर, उसको कर रहा है निरूपित। ठीक है, ये बना दी मर्दा। और आयत गर्मियों को निरूपित करता है, यानी रेक्टेंगल किसको निरूपित करता है? गर्मियों को। ये लो बना दी गर्मियां। ठीक है जी, अब जो इसने बात पूछी है वो देखिएगा, उड़ाना कैसे, मेन बात ये है। इसने पूछा जो गर्मी में उगती है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मियों में उगती है लेकिन कठोर मर्दा में नहीं है? हमें देखना क्या है, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 4 थे। एक तो गर्मियां हैं, सब्जियां हैं, मर्दा है और जड़ों हैं। बाकी ऐसी सब्जियां होनी चाहिए, ऐसी कौन सी जड़ों वाली सब्जियां हैं जो अपने गर्मियों में होनी चाहिए, बल्कि वो किस में नहीं होनी चाहिए? मर्दा में नहीं होनी चाहिए। अब एक बात देखो, डायरेक्ट कैसे उड़ाने हैं, जो ऑप्शन उड़ रही है वो देखो। अब ये रहा मर्दा का एरिया, यानी इस एरिया में जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो अपना कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्या क्या आ रहा है मेरे को दिखा, क्या के, इसमें के दिख रहा है तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद कोई और दिख रहा है क्या? और कोई नहीं दिख रहा, और बाकी सारे के सारे इधर वाले ही ऑप्शन अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको एक बार चेक करिएगा। अब कौन सा है कॉमन जो तीनों में आए? कौन सा कॉमन है जो कि तीनों में आ रहा है? अगर वर्त को देखूं, ए आ रहा है तो केवल वर्त में आ रहा है, सी आ रहा है तो केवल आयत और वर्त में आ रहा है, फिर मैंने देखा डी, डी जो कि तीनों में आ रहा है। तीनों का मतलब क्या है? सब्जियों में भी आ रहा है, गर्मियों में भी आ रहा है और जड़ों में भी आ रहा है। और यही अपने को पूछा था, मर्दा नहीं होनी चाहिए, जड़ों में होना चाहिए और गर्मी में भी होना चाहिए और सब्जियां होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा? पहला सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ब्लॉक रेशियो LBP से लिखा जाता है और देन उसके बाद प्रोपोर्शन के बाद अपने को दिया गया है मार्जिन। इसका बताना है अपने को क्या आएगा, है ना। अब देखिए होता क्या है एनालॉजी के अंदर, जो प्रोपोर्शन से पहले 2 लेटर हैं या 2 वर्ड हैं या 2 नंबर हैं, रेशियो में उनका संबंध होता है कुछ ना कुछ, यानी पहले का दूसरे के साथ हो सकता है, दूसरे का पहले के साथ हो सकता है, लेकिन जो रिलेशन यहाँ लगेगा वो रिलेशन आगे चलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या लग रहा है, सीधे तौर पे देखोगे तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए अच्छी। ठीक है ना। सीधे तौर पे आप देखने जाओगे तो क्या देखोगे, सर बी से एल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एल से बी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ओ से पी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। बी यहाँ दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो रहा था और यहाँ एकदम से डिफरेंस कम हो गया, इसका मतलब मामला नहीं बैठेगा। उसके बाद अप्रोच क्या रहती है, एक तो अप्रोच होती है फॉरवर्ड, एक होती है रिवर्स। रिवर्स में देखिए मामला सेट बैठ रहा है क्या, मैंने देखा बी से सी गया, प्लस कितना हो रहा है मेरे दोस्त? 1 हो रहा है। उसके बाद मैं एल से के गया, माइनस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। फिर मैं ओ से पी गया, प्लस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। फिर मैं सी से बी गया, माइनस कितना हो रहा है? 1। के से एल गया, प्लस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है ना। सीरीज क्या चली रिवर्स के अंदर, +1 -1 +1 -1। अब देखो ऑप्शन से कोई कट रहा है क्या, यानी पहले लेटर से तो कोई नहीं कट रहा क्योंकि सब में सेम है। फिर मैं रिवर्स में चलूंगा तो क्या होगा, मेरा जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले आएगा, और लास्ट वाले में क्या हो रहा है भी, जितने लेटर यहाँ पे उतने वहां पे है, 3 2 5 3 2 5 और इधर भी कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो लास्ट वाले में सबसे पहले क्या होगा भी, यहाँ देखो इसको लास्ट में लेके जाओगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? +1 होगा भी। यहाँ से अगर जाऊं तो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है वापस। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको उल्टा लिखिएगा। सबसे पहले क्या होगा इसमें, या उधर से लेते आइएगा, क्या हो रहा है? ठीक है, रिवर्स में लेके आओ। इसमें क्या किया गया है? +1, क्योंकि के से अल गया ना +1 तो एन ओ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ओ सब में दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ओ से मैं ऑप्शन नहीं काट सकता,
उसके बाद क्या होगा, -1 होगा। आई में -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, एच आ जाएगा। अब एच भी देखो किस में है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा कैंसिल आउट हो गया, 3 में लड़ाई रह गई। अब देखो फिर आगे क्या है, जी है, तो जी में क्या होगा, अब +1 होगा तो वापस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा आंसर आगे नहीं करूंगा मैं, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्ट ऑप्शन उड़ाने हैं ना। भाई मेरे को पता लग गया ओ एच एच आ रहा है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन बेकार है मेरे लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है मेरा, पहला सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में, ऐसे उड़ाना है ऑप्शन को देख के। अब पूरा करने का कोई मतलब नहीं है हमारा, वहां पे ऑब्जेक्टिव है, अपने को करना क्या, अपने को तो ऑप्शन टिक करके निकलना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। देखो क्या मामला बैठ रहा है। अब देखो 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है, तो जब भी 3 कॉलम और 3 रो हो तो कोशिश किया करो बड़े नंबर की ओर तरफ चलने का। अब जिसने सबसे पहले देखा होगा 13, 26, 39, तो ये सोचा होगा कि सर 13 तो 26 और 26 और 13 कितना 39 हो रहा है। लेकिन मामला यहाँ नहीं बैठ रहा, क्योंकि 30 दूनी 60 होना चाहिए और 60 में फिर 30 प्लस करना चाहिए, 90 आना चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन मामला बैठा नहीं। फिर यहाँ देखो कॉलम में, देखो अब क्या मामला बैठ रहा है, 13 दूना 26 +4 लेकिन 17 आ रहा है। फिर मैंने क्या देखा, फीलिंग आई मेरे को कि सर 13 और 17 दिख रहा है, इनका एडिशन जो होता है ना वो कितना होता है, 30 होता है। 13 17 कितना होता है, 30 होता है। उसके बाद देखा क्या ये सेम लॉजिक इस पे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 26 + 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 + 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 6 12, एक गया कैरी, 2 1 3 और 1 4, 42 हो गया। तो वही काम यहाँ करना है अपने को। अपने को करना क्या है, इनको जोड़ दो। अब देखो, अब इसको भी पूरा नहीं जोड़ना आपको, ऑप्शन ही ऐसे दिए गए अपने को। देखो क्या है, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट 4 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में। बोलो कहीं जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को पूरे करने की, ऐसे उड़ाया जाता है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, और बल्कि पूरा क्वेश्चन करवाना ही नहीं है अपने को। यही तो रीजनिंग है ना दोस्त। भी हमें पता लग गया यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4, और किसी भी और ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है ही नहीं। इसका मतलब आंसर तो चारों में से एक ही है, एक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 13 मेरा सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। ऐसे ही उड़ाना है ना। अब देखो पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कौन सा दिखाई देगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो इसका वे होता है ना फोल्ड करने का, उसके अपोजिट होता है इसके खोलने का। यानी सबसे पहले जो फोल्ड हुआ है उसको सबसे लास्ट में खोला जाएगा, और जब जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ है उसको सबसे पहले खोला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, 1/4 पे ऊपर की ओर फोल्ड किया, इसको ना दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, और इसको राइट टू लेफ्ट फोल्ड किया गया है। तो सबसे पहले ये ओपन होगा। अब देखो सबसे पहले फोल्ड करने के बाद ये फिगर मेरे को सामने आई। अब जो दिख रहा है यहाँ वाई बन रहा है और यहाँ बीच में डॉट है एक, देन उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी डायगोनल फॉर्म में है। अब इसको खोलूंगा तो आपको पता है हर कॉर्नर में ये डायगोनल लाइन तो आनी चाहिए, हर कॉर्नर में डायगोनल लाइन तो आनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल आउट। अब देखो इन दोनों में कुछ है क्या सिस्टम, ठीक है, 2 और 4 अभी रेस में है मेरे। फिर मैंने देखा क्या कि डायगोनल लाइन के नीचे मेरा एक ना ये डार्क हुआ सर्कल आना चाहिए। डार्क हुआ सर्कल कौन कौन से में है, अब देखो डार्क हुआ सर्कल इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ ऊपर की ओर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 चेक ही नहीं करूंगा, सही हो जाएगा डायरेक्ट। अगर 3 गलत है चौथा तो मेरे दोस्त सही है ना भी, अगर 3 गलत है तो चौथा आपको सही होगा। वो जिम्मेवारी अब एग्जामिनर की है, वो सही है नहीं है, बल्कि हमने जो देखा अपना वे लग रहा है तीनों में वो बात नहीं फॉलो हो रही, तो चौथा मेरा सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, चेक ही नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखो उड़ाने की कोशिश करो, कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। पूरा तो जब करते हैं अपन जब अपने सीखते हैं बेसिक, अभी हमें पेपर में उड़ाने की कोशिश करनी है, तो ऑप्शन को ध्यान में, और रीजनिंग बता रहा हूं 70 से 80% ऑप्शन से ही उड़ाई जाती है। ठीक है, ऐसे तो टाइम लग जाता है। अब देखो क्या हुआ होगा, इसमें पहली फिगर में एक बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर फॉर्म में, और उसमें कुछ डायगोनल लाइनें करके और ऊपर का एरिया डार्क कर दिया गया है। ठीक है, अब जब मैंने अगली इसको मैं देखा अगली फिगर में जस्ट, तो ये क्या हुआ है, जो डार्क किया हुआ एरिया है ना, ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है भी, ऊपर दिख रहा था पहले, अब आगे हो गया, क्लॉकवाइज आगे चला है। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या देखा, जो डंडी है अपने एक स्ट्रेट लाइन है वो भी एक स्टेप आगे चल रही है और डंडी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहां से एक आगे चली कितनी हुई 2, यहां से एक आगे चली कितनी हुई 3। अब इसका मतलब फिक्स है ये ऊपर जाके कितनी होगी, ऊपर जाके होगी 4। ये तो कौन जो ऑप्शन कट रहे हैं वो काट दो। ऊपर जाके 4 होगी, ये कट गया, ऊपर जाके 4 होगी, ये कट गया। अब ये ऑप्शन कौन कौन से रेस में 3 और 4 है, क्योंकि ऊपर जाके दोनों में 4 हो रही है। अब थोड़ा और देखिएगा, अब जब मुझे पता है ये भी एक स्टेप आगे चल रहा है, इसका मतलब डार्क एरिया है यहाँ के यहाँ डार्क हो जाएगा, है ना, यहाँ वाला डार्क कर देगा। तो यहाँ वाला डार्क कौन से में हो रहा है, ऑप्शन 4 में तो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन 3 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि एक स्टेप ये भी तो आगे चल रहा है ना, डार्क एरिया भी, दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा, लाइनें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 4 लाइन ऊपर की ओर हो जाएगा, डार्क अपना पश्चिम की ओर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। जितने कटते हैं उनको पहले काट दिया करो। ठीक है, ये देखिएगा 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। अब इसमें गौर करो, क्या पूछा है अपने को पूछा है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। जहीं कहीं भी ये फिक्स हो जाए ना भी पी और क्यू के बीच में क्यों बैठा है, वहीं डायग्राम बनाना छोड़ देंगे अपने। ठीक है, अब देखिए मामला बैठ रहा है क्या, कई बार तो पूरा करना पड़ता है और बहुत बार क्या करना पड़ता है, पूरा करना ही नहीं पड़ता इसको। 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी ये बना दी एक पंक्ति। 5 फ्रेंड है, सबके सब फेस कहाँ है, दक्षिण में है। 2 4 और एक क्या बना दिया, 5 बना दिया। अब जो जो बात बोल रहा है वो लिखते जाओ। क्या बोला सबसे पहले, क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, जो क्यू है बिल्कुल बीच में बैठा है, यानी 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा, ये बिठा दिया। ठीक है, पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, जो पी है वो कौन सी सिरे पे बैठा है, पश्चिम सिरे पे बैठा है, और पश्चिम सिरा मेरा कौन सा होता है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा पश्चिम सिरा, तो यहां कौन बैठ जाएगा, मेरा पी बैठ जाएगा, बिठा दिया। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, जो टी और आर है ना वो क्यू के एक ही छोर पर बैठे हैं, मतलब एक ही साइड में बैठे हैं। इसका मतलब क्यू के लेफ्ट हैंड साइड ही बैठना पड़ेगा। अब जो टी और आर है पक्का हो गया, क्यू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, यहां से क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद मेरे को करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 5 ही लोग थे, मेरे क्यू बीच में बैठा है और पी पश्चिम सिरे पे बैठा है। और आपने देखा होगा अपने को पूछा किसका है, क्यू और पी का पूछा है, ये रहा क्यू और पी। अब यहां कौन आएगा, एक्स मान लो, यहां कौन आएगा ये बताना है अपने को। लेकिन इसने अच्छी बात ये बोल दी कि टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठते हैं, एक ही ओर बैठेंगे तो 2 पोजीशन चाहिए कि उनको बैठेंगे। इसका मतलब टी और आर तो यहां आएंगे, जहां मर्जी आए अपने को कोई मतलब नहीं, जहां मर्जी आए अपने को कोई मतलब नहीं। तो और पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, उससे भी मतलब नहीं है। अब एक बात देखो, पी क्यू टी आर को छोड़ के कौन बचा है, एस बचा है, ये रहा, यानी एस यहां आ जाएगा। एस कहाँ आ जाएगा, पी और क्यू के बीच में आ जाएगा। और इसने आगे थोड़ा करवा देता हूं, चलो लग गया तो मैं बोलता हूं आगे करना ही नहीं, इसका इधर वाला अपने को कोई मतलब नहीं। अपने तो पी क्यू का पूछा था, अपन ने बता दिया एस आएगा। फिर ये बोला पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर यहाँ आ जाएगा। लेकिन आर से कोई मतलब है नहीं, आर से कोई मतलब है नहीं। हमारा मेन मोटिव ये है कि आप अप्रोच कैसे करते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना, वो करवाना है। तो मैंने देखा यहाँ मेरा काम चल रहा था, मैंने आगे सोचा ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। वो क्या रहा है, इसने बोला 240 इंटू 72, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। 240 लिखा, ठीक है। मल्टीपल का अर्थ क्या है वो देखिएगा, गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है घटाना, यानी माइनस क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग, कितना है आगे 8, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है गुणा, यानी कितने से कर दो, 24 से कर दो, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़, ये लो 6 कर दो, बराबर क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास 19, 26, 36,
इसका मतलब 19 तो मेरा आंसर नहीं आ सकता क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है। अब मैंने देखा क्या सॉरी भाई, सबसे पहले होता है भाग, 8 9 72 यानी 9 आ गया यहाँ पे, और 9 को मल्टीपल करना पड़ेगा किससे, 24 से मल्टीपल करना पड़ेगा ना। यही था 240 72 8 24 6। सबसे पहले कर दिया डिवाइड, 9 बार चला गया। अब मेरे पास बचा क्या, 240 माइनस 9 को मल्टीपल कर दो 24 से, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल ही होगा 24 के मतलब डिवाइड के बाद। तो 9 चाहे 36, 6 आ गया 3, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 21, 216 हो गया। उसके बाद देखो क्या प्लस में 6 बचा है। अब प्लस में 6 बचा तो क्या, कुछ भी करो, माइनस करो प्लस करो, 240 में से 26 जाएगा, मेरा बचेगा कितना, 24 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 24 बचेगा। प्लस कितना करना है, 6 करना है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 0 0 यानी 30। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, एक बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने क्या देखा, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, इसका 0 हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें 0 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास साइलोग का क्वेश्चन है। साइलोग बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें हर बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें जो नेतागिरी करता है उसका क्यों गलत होता है, जो बात इसने बोली है उस पर जो रुक जाता है उसका बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे इसने क्या बोला, इसने बोला कि सभी नीले सफेद हैं। ये कुछ भी बोल सकता है, ये बोल सकता है कुछ लड़के गधे हैं, या बोल सकता है कुछ लड़कियां बंदरियां, ये इस पे डिपेंड है भाई, एग्जाम मेरे पर कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। इसने बोला सभी नीले सफेद हैं, जो नीले हैं ना वो सबके सब क्या हैं, सफेद है। ये लो बना दिया। उसके बाद क्या बोला, कुछ सफेद सलेटी हैं, जो कुछ सफेद है वो क्या है, सलेटी है। ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष पूछा, देखो सभी सलेटी सफेद हैं, सभी सलेटी सफेद हैं। अब देखो सभी सलेटी सफेद हो सकता है क्या, कुछ का रिलेशन है, सभी का डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले भी नहीं हो सकते। भी नीले कैसे हो सकते हैं, संभावना में तो हो सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि नीले और स्लेटी का कोई डायरेक्ट संबंध बताया नहीं गया अपने को। संभावना में सोच सकते हैं लेकिन डेफिनेटली तौर पे नहीं सोच सकते, तो अपना क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब इसको एक बार गौर से देखो, मैंने देखा सभी नीले सफेद हैं, जो सभी के सभी नीले हैं वो क्या है, सफेद हैं। कुछ बाद में कुछ सफेद स्लेटी है क्या, एक बात देखो, यहां सफेद है, यहां सफेद है, यहां सफेद है, यहां सफेद है, यानी कॉमन मेरा क्या है, सफेद है। इसका मतलब क्या हुआ, सफेद का नीले के साथ भी रिलेशन है और सफेद का स्लेटी के साथ भी रिलेशन है। लेकिन स्लेटी अब यहां सभी है, यहां कुछ है, तो स्लेटी का नीले के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तो मेरा 2 नंबर ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बात करा, सभी स्लेटी सफेद होने की बात करें, बल्कि यहाँ क्या लिखा, कुछ सफेद स्लेटी हैं, तो इसका मतलब मेरा दोनों ही ऑप्शन अनुसरण नहीं करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, केवल एक करता है न, तो हाँ न तो निष्कर्ष एक और नहीं 2 पालना करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उन्हीं से होंगे जिनका जीके अच्छा है, साइंस अच्छा है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जनरल अवेयरनेस का वो अच्छा है, उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे बोल रहा है भुवनेश्वर का उड़ीसा से जो संबंध है वही आइजोल का किससे है। अब भुवनेश्वर क्या है मेरे दोस्त, भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, ठीक है, उड़ीसा की क्या है, राजधानी है। तो ये आइजोल किसकी राजधानी है ये अपने को बताना है, तो आइजोल मेरे हिसाब से किसकी होती है, मिजोरम की होती है ना, या मणिपुर की होती है। आइजोल जो राजधानी होती है वो किसकी होती है, तो किसकी होती है, मिजोरम की होती है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में अरौ को, अब कभी भी इनको एक साथ मत पढ़ना, मीनिंग मतलब कोई है नहीं इसका, अल्टरनेटिव लेटर के साथ चलना है, क्यों भी मीनिंग नहीं बनेगा। अब देखो अरौ तो इसको पढ़ लिया, उसके बाद क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है ना, तो इसका मतलब मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता, अपने को देखना है होना क्या चाहिए, बस डायरेक्ट हो क्या रहा है। अब जब मैंने देखा ना, एक बात मैंने देखा, इस वर्ड को चेंज किया जा रहा है इसके साथ, इसको चेंज किया जा रहा है इसके साथ।
सबसे पहले मैंने देखा कि ए से एफ आ रहा है मेरा, एक बात बता देता हूं लिख के थोड़ा, ए आर आर ओ, डब्ल्यू को चेंज किसके साथ किया जा रहा है, एफ डबल ओ एस ई। तो मैंने एक बात देखी क्या देखी कि भाई साहब कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डबल आर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल ओ आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल आर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल ओ आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, कॉमन लेटर की तरफ जा रहा है, यानी फिक्स लेटर हो जाएंगे। कॉमन लेटर का मतलब क्या होता है, जो कोड यहाँ पे ए के लिए एफ लिया गया वो हमेशा ए के लिए एफ रहने वाला है, जो कोड यहाँ पे आर के लिए ओ लिया गया वो हमेशा क्या रहने वाला है, ओ ही रहने वाला है। बाकी कोई लॉजिक नहीं लग रहा होगा, आप देख लेना। यहाँ पे ए 1 पे होता है, एफ 6 पे होता है +5, लेकिन आर 18 पे -3, आर 18 पे -3, यहाँ पे -4, कोई पैटर्न प्रॉपर नहीं चल रहा, कभी तो माइनस प्लस, कभी -5 हो रहा है, कभी -3 हो रहा है, ये मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है, कॉमन का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, आपको बताना है मोवर का क्या होगा, यानी MOWER का क्या होगा। अब ऑप्शन से जो कट रहे होंगे उनको काट देना भाई। अब यहां देखो M है क्या कहीं, ये रहा M के लिए देखो क्या कोड है, T है। इसमें क्या कर दिया, ऑप्शन ही चेंज कर दिया क्या? T कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने? M के लिए कोड क्या है मेरे दोस्त, T है। उसके बाद देखो क्या है, E के लिए कोड क्या है, तो E कहीं है क्या इनमें, सॉरी हाँ, O के लिए क्या कोड है, O का बताना है। O देखो यहाँ किसी कहीं में क्या, हाँ, ये रहा O, तो O के लिए क्या है मेरे दोस्त, S है। ठीक है ना, यही बात है। सॉरी सही है, सही है। M के लिए क्या कोड है मेरे दोस्त, M के लिए कोड है ये रहा M और ये रहा T, सॉरी ये रहा R। M के लिए क्या कोड है, R है, अपन ने पहला देख लिया, वहां लास्ट देख लिया। उसके बाद O देखो, O का कोड क्या है, O ये रहा, O के लिए कोड है S। अब देखो RS कौन कौन से ऑप्शन में है, RS अभी तक कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा फिर तो, और ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसमें गलती लग रही है मेरे को, देखते हैं थोड़ा आगे करके। ठीक है, तो W का कोड क्या है, W का कोड मेरे दोस्त है F, W का कोड है E, ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखो E का कोड क्या है, E कहाँ है, इसमें कहीं है क्या, नहीं है, इसमें है E 2 नंबर पे। E का कोड देखो क्या, H है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, R का कोड क्या है, R का कोड कहाँ मिलेगा, यहाँ R मिल रहा है मेरे को सेकंड लास्ट, तो O है R। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। इसको मेरे डाउट था तो ही पूरा करवाया, आपको पूरा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, जब स्टार्टिंग के 2 लेटर मेरे RS आ गए हैं, बाकी किसी भी ऑप्शन में RS नहीं है, स्टार्टिंग में RS कौन से में है, ओनली एक में है, तो डायरेक्ट आपको उड़ा देना चाहिए था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, एनालॉजी का है क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है सारी। अच्छी बात ये है 31 90 43 क्या आएगा, वही एनालॉजी का पैटर्न है, रेशियो वालों का रिलेशन बनेगा, देन उसके बाद प्रोपोर्शन के बाद भी वही रिलेशन लगेगा जो इन रेशियो के बीच में लगा होगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या हो रहा है। क्या मल्टीपल से काम चल रहा है, क्या मल्टीपल से काम चल रहा है। मैंने क्या सोचा, 31 को इंटू 3 कर दो सर तो कितना आएगा मेरा, 3 अपने आ गया कितना, 3 आ गया, और उसके बाद कितना आ गया, 9 आ गया, यानी 93 आ गया। 93 से 90 कैसे बन सकता है, -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब क्या सेम पैटर्न यहाँ लगने पे ऑप्शन में आ रहा है, 43 इंटू 3 करो तो कितना आएगा, 43 इंटू 3 करो तो कितना आएगा, 3 3 9 4 3 12, 129 -3 करता हूं तो कितना आता है, 126 आता है, जो कि मेरा ऑप्शन किसी में है नहीं। इसका मतलब लॉजिक ये नहीं लग रहा। अब ये लॉजिक नहीं लग रहा तो बाकी क्यूब स्क्वायर के आसपास तो है नहीं, तो मैंने क्या सोचा, डिफरेंस लेते हैं इनका। डिफरेंस मैंने जब लिया इसका तो कितना आएगा मेरा, 59 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 59। अब देखो 43 के अंदर 59 जोड़ने से मेरा रिजल्ट मिल रहा है का, 43 में 59 जोड़ो मेरे दोस्त, तो 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, 4 5 9 10 आ जाएगा। 102 मेरा कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा क्या है,
हाँ, सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज को कैसे उड़ाते हैं देखना आपको, ये है कैसे उड़ाएंगे। मैंने देखा क्या, सबसे पहले देखना हाउ मेनी टोटल लेटर्स एंड नंबर्स ऑल्सो विद स्पेस। जितने भी लेटर और नंबर है उनको काउंट कर लो, विद स्पेस काउंट करना है। तो मैंने देखा 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है ना। 4 4 8 4 12 4 16 2 18, तो कितने हैं टोटल? 18 हैं। 18 का मतलब कितने कितने का ग्रुप बन सकते हैं? 6 6 के कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। या फिर 9 9 के कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा, ग्रुप बनाने हैं इनके, तो मैं क्या करूंगा, 6 6 के 2 ग्रुप बना लूंगा, ठीक, 3 ग्रुप बना लूंगा। तो 6 लेटर काउंट करो, 3 3 6 1 ये रहा, 3 3 6 1 ये रहा, ठीक है, और 3 और 3 6। अब देखना है आपको कॉमन लेटर क्या है इन सब में। मैंने देखा कि भाई साहब लास्ट में सबके क्या आ रहा है? सी आ रहा है, इन दोनों के लास्ट में सी आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली 2 के बाद क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या आ जाएगा? अब देखो 2 बन रहा है, यहां भी क्या बना है? 2C बन रहा है, यहां भी क्या बना है? 2C बन रहा है। इसका मतलब यहां भी क्या बनेगा? 2C बनेगा। अब लास्ट के 3 देखो, X2C बन रहा है, X2C बन रहा है। इसका मतलब यहां भी क्या बन रहा है? X2C बन रहा है। स्टार्टिंग में देखो क्या बन रहा है? C2 C2, इसका मतलब यहां भी क्या आएगा? C2 आएगा। अब उसके 2 के बाद क्या आ रहा है? डबल एक्स आ रहा है, ये आ गया। यहां भी क्या आएगा? डबल एक्स आ जाएगा। अब देखो कैसे करोगे, स्टार्टिंग में आ रहा है X2, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? X2, बाकी 3 गए, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन देखे उड़ाना है क्या, X2 आ रहा है सब में, तो बाहर में जाए बाकी ऑप्शन, अपना कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणा में और उसके वर्ग में जोड़ दिया जाए तो कौन सा जो रिजल्ट मिलना चाहिए इक्वल में, वो कितना मिलना चाहिए? 91 मिलना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है। अब 11 को मल्टीपल अगर करूं 11 को, आपको पता है 11 का स्क्वायर ही क्या हो जाता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। इसको छोड़ दो, 11 तो कभी नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। और 81 में उसका 5 का मल्टीपल और जोड़ोगे तो मतलब ये भी ज्यादा चला जाएगा, तो 9 भी नहीं होगा। अब 7 को चेक करते हैं, 7 का मल्टीपल 5, उसने बोला ना 5 का गुणज, तो 35 होता है। और उसका 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। और खुद 7 को इसमें प्लस करना है, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? एक बार 7 को हटा दो, डायरेक्ट जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 7 8 आ जाएगा। 8 में जोड़ोगे 7, कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बात इसने बोली थी, कौन सी संख्या जिसके 5 के गुणा में उसका वर्ग जोड़ के उस नंबर को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट कितना मिलना चाहिए मेरे को? 91 मिलना चाहिए। बोलो बात समझ में आई। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, उस अक्षर का चयन करें जो असंगत है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है मामला, ओड वन आउट का क्वेश्चन है। 3 किसी ना किसी प्रकार से सेम होंगे और 1 जो होगा वो मेरा क्या होगा? प्रॉपरली अलग होगा ना, वही देखना है अपने को। देखो क्या रिलेशन लग रहा है, यहां मैं डी से ई गया प्लस कितना करके गया मेरे दोस्त? 1 प्लस करके गया। ई से एफ गया प्लस कितना करके गया? 1 करके गया। एच से आई गया प्लस कितना करके गया? 1 करके गया। आई से जे गया प्लस कितना करके गया? 1 करके गया। एन से एम गया प्लस कितना किया? 1, सॉरी माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे? 1। यहाँ क्यू से आर गया +1, आर से एस गया +1, इसका मतलब यहाँ -1 हो रहा है, देन उसके बाद +3 हो रहा है। तो अलग बताना था, अलग मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देन राइट आंसर विल बी 3, ऑप्शन नंबर NMP इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। ये जो बातें हैं ये चलती रहेंगी। आपको मेन मोटिव क्या है? अपने को डायरेक्ट करना है। अब एक बात थोड़ी सी शायरी सुना देता हूँ अगर आपका मन हो, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दर्द हो सीने में तो हर बात बुरी लगती है, तुम हमें मिलो ना मिलो कोई गम नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है ना। ये बात है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। देखिएगा अब क्या है, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला? एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573 है।
सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8 6 3 4, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो उसी कूट भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा। अब करवाने को तो मैं आपको यहां लिख के करवा सकता हूं बिल्कुल, लेकिन मेरी बात समझिएगा, अपने को पूछा किसका है, मेन बात वो देखनी है अपने को। अपने को पूछा गया कंट्री का, तो कंट्री को टारगेट बना लो भी कौन से में कंट्री है, यानी इसका कोड तो रहा ये, और इसका कोड रहा ये, और माई कंट्री का कोड रहा 73, इंडिया का कोड रहा क्या 59। तो अब कंट्री कौन कौन से में है, 1 नंबर में कंट्री है, ठीक है, 2 को छोड़ो, 3 नंबर में कंट्री है, ठीक है। एक बार चलो लिख के समझा देता हूं, फिर समझाऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। इंडिया इज माई कंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेलिंग, का अर्थ है 8 5 7 3। सेम इज माई फ्रेंड, सेम इज माई फ्रेंड, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त, सेम इज माई फ्रेंड को लिखा जाता है 8 6 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या, माई कंट्री को लिखा जाता है, माई कंट्री को लिखा जाता है क्या 73। टीम इंडिया को लिखा जाता है, टीम इंडिया को लिखा जाता है 59। और अपने को पूछा है कंट्री का कोड क्या होगा। होता क्या है, करना क्या होता है इसमें, बात ये देखिएगा, इन दोनों को कंपेयर करो, कॉमन क्या है। आपने को पता है कंट्री का पूछा है, कंट्री इसमें है और कंट्री इसमें, अगर कंट्री का जब आ जाएगा तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट ही क्या कर लूं, इनको कंपेयर कर लूं, डायरेक्ट ही मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। माई कंट्री, इंडिया इज माई फ्रेंड, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, सेम इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। माई कौन कौन से में, अब एक बात देखो, मैं जब इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करने गया ना कंट्री और देखे, तो इसमें माई भी है और इसमें माई भी है, इसका मतलब इसमें 7 3 है और इसमें 7 3 है, तो यहां से तो मेरा फिक्स नहीं आ सकता कंट्री का। फिर मैंने क्या देखा, जो माई है ना मेरे दोस्त, वो 2 नंबर के अंदर भी है। अब माई को कैंसिल आउट करो, यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया, इन तीनों में यहां देखो क्या कॉमन है। इन तीनों में यहां देखोगे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसका मतलब यहां कंट्री अकेला बचा है, तो कंट्री का कोड क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है, ये बोल रहा है कि एक आकृति दी गई है, वो बतानी है कौन से में छिपी हुई है, बल्कि इसको घुमाना नहीं है, रोटेशन इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहां से ये लाइन पूरी होनी चाहिए, देन उसके बाद डायगोनल लाइन होनी चाहिए पूरी कॉर्नर में। तो पूरी कॉर्नर में डायगोनल लाइन का मतलब पहला कैंसिल आउट, क्योंकि डायगोनल तो है लेकिन पूरी नहीं है ये। दूसरा भी आउट, क्योंकि पूरी तो है, इधर डायगोनल नहीं है। 4 नंबर भी आउट, क्योंकि पूरी लाइन है, इधर डायगोनल होना चाहिए, घुमाने की अनुमति है नहीं, इसमें है नहीं। अब देखो 2 में बिल्कुल दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। सीरीज का क्वेश्चन है SKHPMGMOFJQE, क्या लग रहा होगा, देखो S से P गया क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। K से M गया क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। S से G गया क्या हुआ, -1 हो रहा है। क्या ये सेम चल रहा है, ये देखो -3, ये देखो +3, सॉरी +2, और फिर लास्ट में क्या देखो -1, यानी पहले लेटर में -3 हो रहा है, देन उसके बाद +2 हो रहा है, फिर वापस -1 हो रहा है। तो -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 करने पे मेरा आ जाएगा जी। जी देखो कौन कौन से में, ऑप्शन 3 और 4 तो कट जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो रहा था, -1 हो रहा था सब में या लास्ट में, और इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 का मतलब S हो जाएगा। S कौन से में दिख रहा है मेरे को, GSD, मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, -1 यानी D आएगा। पूरा करने की अनुमति नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को टाइम बचाना है। जब मेरे को दिख गया GSD तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 उड़ा दिया, ठीक है ना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, उड़ा दो। भी कौन सा आएगा, मैंने देखा P को
तो कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि सब में कॉमन है। फिर मैंने देखा 2 नंबर को भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आर सब में। अब एक काम देखिएगा क्या है, यानी यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है और यहाँ ई है, बल्कि यहाँ तीसरा लेटर आई है। इसका मतलब 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में आने वाला है। इसका मतलब 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 तो मेरा गया। ठीक है। अब इन चारों को कंपेयर करो, ई गया, फिर यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एम है, यहाँ पी है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, 5 वाला आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी गया। ठीक है, 2 अब लाइन में है, कौन कौन से है, 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले आएगा 5 वाला और सबसे लास्ट में आएगा कौन, 2 वाला। अब देखो आगे थोड़ा, यहाँ ऐसा इसका तो संभावना है नहीं, तो इसके बाद क्या आएगा, भी हमें पता है m के बाद p आता तो 4 नंबर आएगा, तो अब ये ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल आउट हो गया। 4 नंबर मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 और 4 सबसे पहले आएंगे, 2 लास्ट में आएगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसे उड़ाना है, पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लिखने चले गए ना यहाँ पे 5 4 3 1 2, तो वो टाइम खराब कर रहे हो। अपने को तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन खुद करवा रहा आंसर, तो हमें करना ही क्यों है। किसी क्यूट भाषा में सर्कल को लिखा जाता है DLWAHY, तो उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, किसी जो है ना सांकेतिक भाषा है, कोडेड लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा जाता है, सर्कल को लिखा जाता है मेरे दोस्त DLWAHY लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में स्क्वायर का देखना क्या है, एक बार इसका आ जाए तो स्क्वायर का खुद ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हो क्या रहा है मामला कि C से D जाता हूं प्लस कितना हो रहा है 1, I से L जा रहा हूं प्लस कितना हो रहा है 3, R से W जा रहा हूं प्लस कितना हो रहा है 5। ठीक है ना। फिर मैंने क्या देखा, C से A आया माइनस कितना हुआ 2, फिर L से H आया माइनस कितना हुआ 4, फिर E से Y आया तो माइनस कितना हुआ मेरा 6 हुआ, है ना। यहाँ प्लस क्या हो रहा था, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, फिर क्या हुआ माइनस माइनस माइनस। यहाँ ओड में हो रहा है, वहाँ इवन में हो रहा है। प्लस किस में हो रहा था, ओड में, और माइनस किस में हो रहा है, इवन में हो रहा है। तो एक बात देखिएगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, +1 +2 +3 करना पड़ेगा, और सबके लास्ट में कितना माइनस हो रहा है 6, क्योंकि 6 ही लेटर यहाँ थे और 6 ही यहाँ पे है। ठीक है ना। तो इसमें 6 माइनस करूंगा तो मेरा लास्ट में y आएगा जो कि सब में है। ठीक है। इसमें अगर मैं +1 करूंगा तो मेरा t आएगा जो कि मेरा सब में है। अभी तक नहीं काट सकता, लेकिन सेकंड में क्या करना था अपने को, +3 करना था। अब यहां से क्वेश्चन मेरा हो जाएगा ऑलमोस्ट, यहां मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं ऑप्शन को। मैंने देखा सबसे पहले t आया क्योंकि +1 किया, अब +3 करना है तो +3 क्यूब में करोगे तो t आएगा। अब डबल t कौन से ऑप्शन में है, मैंने देखा डबल t ऑप्शन नंबर मेरा 1 और 2 बोला, यानी 3 और 4 तो मेरा कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या हो रहा था, भी लास्ट में -6 हुआ था। अब देखिएगा क्या, r में माइनस करना पड़ेगा कितना 4, r में -4 करूंगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से में लास्ट में, NY ये रहा, टी ये रहा, क्योंकि यहाँ पे के था तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा इसको चेक करना नहीं था, थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ, पहले 2 लेटर देखो, लास्ट 2 लेटर देखो, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीरीज का है 19 23 32 48 73। क्योंकि एक बात देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात दे रखी है, इसने खुद ही दे दिया। ये बोल रहा है कि 19 23 32 48 73 हो रहा है। सीरीज 2 प्रकार की होती है, एक फास्ट होती है, एक स्लो होती है। ये सीरीज देखो फास्ट तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फास्ट होती तो मल्टीपल हो रहा होता। 19 दूना 38, 23 दूना 46, 32 दूना 64, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो इनका डिफरेंस लो कितने का, 19 23 में डिफरेंस कितने का, 4 का। यहाँ डिफरेंस 9 का होगा पक्का, ठीक है ना। भी 9 का ही है, 7 2 9, फिर आगे डिफरेंस होगा 16 का, फिर आगे डिफरेंस होगा 25 का। मैं ऐसे क्यों बोल सकता हूँ 25 का, क्योंकि मेरे को दिखा 4 9 16 स्क्वायर की फॉर्म में है भाई साहब, लगातार स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे डिफरेंस आएगा 36 का, जो कि 6 का स्क्वायर होता है, और 36 में 73 प्लस कर दोगे 9। अब देखो पूरा जोड़ना ही नहीं है मेरे को दिख रहा है 109, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरे को क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है यूनिट डिजिट 9, बाकी किसी में दिख रही ना। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। यहां देखिए क्या मामला है 24 40 64 104, यहां भी मल्टीपल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, यहां से 16 का डिफरेंस आ जाएगा, यहां कितने का डिफरेंस आएगा मेरे दोस्त, 24 का आएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 40 का आएगा। फिर यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए,
अभी तो बात बैठी नहीं, यहाँ पे 16 का, यहाँ पे 24 का, यहाँ पे 40 का। इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूँ क्या कि इसका डिफरेंस का डिफरेंस लो कितना है। यहाँ डिफरेंस लिया 8 का, यहाँ डिफरेंस लिया कितने का, 16 का। इसका मतलब ये नहीं लग रहा कि डिफरेंस डबल होता हुआ जा रहा है। डिफरेंस क्या होता हुआ जा रहा है, डबल होता हुआ जा रहा है। यानी 8 दूनी 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। यानी 32 जोड़ो किसमें, 40 में। 76 होता है, और 76 में क्या जोड़ना पड़ेगा अब, सॉरी 76 नहीं होता है, 72 होता है ना। 72 होगा, 72 में 104 जोड़ना है। अब आपको 72 में 104 जोड़ना, पूरा नहीं जोड़ना, आपको जोड़ना 4 में सिर्फ 2। आपको क्या जोड़ना है, 4 में जो 2 जोड़ना है। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या मिला मेरे को, 6 मिल रहा है, और 6 किसी में नहीं है बल्कि 3 नंबर में, एक में दिखाई दे रहा है। तो मेरा डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप अगर ऐसे लिखने जाओगे ना, 104 फिर 72 जोड़ोगे, यहाँ से गुरु 6 आया, 7 आया, 1 आया, टाइम वेस्ट है ये क्या है, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। आपको सिर्फ करना था 4 और 2 6, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना करवा रहा है, 3 करवा रहा है। ठीक है ना। आपको दिया गया है क्या, डाइस दिया गया, इसमें पूछा है डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर फलक पर कौन है। डॉलर प्रतीक दिखाने वाले विपरीत पे कौन सा है। तो आपको करना क्या है, इसमें है क्या मेरे दोस्त, एक्स है, डॉलर है, वाई है, एंड है, और जेड है, @ है। रोहताज जी एक बार यार शो करवाना, ये थोड़ा क्वेश्चन देना वो गिफ्ट में। हाँ भाई। अब मेरे को ना स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, एक बार मैंने चेक किया इसको क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, कौन सी पोजीशन पे क्या लिखा है। तो मेरे को पूछा किसका है, एंड का, सॉरी डॉलर का पूछा है। अब डॉलर के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, इनमें देखिए कॉमन क्या है, मेरे को दिख नहीं रहा इस पे क्या लिखा है, एक बार बता दो आप भाई क्या लिखा है। यहाँ पे जेड दिख रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे जेड दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या है, मेरा डॉलर है, और यहाँ क्या है, मेरा @ होगा फिर ना। @ ये इतने ही थे, @ है, तो किसका अपोजिट क्या हो जाएगा देखिएगा। हाँ एंड है, यहाँ पे एंड है, @ नहीं है, एंड का सिंबल है। ठीक है ना, तो इसका डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा फिर, एंड हो जाएगा, क्योंकि दो तो कॉमन ही होंगे, जो सिंगल बच्चे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसमें मेरे को क्लियर दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, आपको कैमरे में साफ दिख रहा है मेरे हिसाब से ना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। R+, अब देखिए क्या मामला है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, R+S का अर्थ है R फलाना 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 है। तो अपने को पूछा किसका है, इस इक्वेशन है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब बताना सत्य कौन सा है, TZ का भाई है, TZ का चाचा है या ताऊ है, तमोसा है, TZ का पुत्र है, TZ का पिता है। तो डायग्राम बनाओ। T×V का अर्थ क्या है, T×V का अर्थ कहाँ गया, RS का भाई है, यानी T किसका भाई है मेरे दोस्त, T भाई है अपने V का। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है RS की पुत्री है, जो V है वो पुत्री है किसकी, Z की पुत्री है। ठीक है ना। अब पूछा किसका है, कौन सा सत्य है, TZ का भाई है, कते नहीं है, क्योंकि Z क्या है, T का गार्जियन है। TZ का चाचा है, कते भी नहीं है। TZ का पुत्र है, TZ का पिता है, TZ का क्या है, पुत्र है, क्योंकि V अगर पुत्री है तो T भी तो क्या होगा, पुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आगे, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जब दर्पण को निम्नलिखित चित्रानुसार PQ पर रखा जाता है, ये बकवास बात है, ये मत पढ़ा करो, सबके सब क्या है, बकवास बात है। जब अपने को दिख रहा है भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे PQ पे दर्पण लिखा है, इसका मतलब मिरर इमेज पूछ रहा है। ठीक है ना, जो इसको पढ़ रहा है मतलब बकवास काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक पता है बात, ऑप्शन हटाना है, वो ऑप्शन कैसे हटाएंगे वो देखिए।
जब हमें पता है जो मिरर इमेज होता है वो लेफ्ट से राइट चेंज करता है दोस्त, और राइट से क्या चेंज करता है, लेफ्ट चेंज करता है। तो इसका मतलब ये है जो L अपने को राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो अभी कहाँ दिखना चाहिए, राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए और पोजीशन चेंज करके दिखना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन 3 और 4 तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 3 और 4 मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कोई मिस्टेक दिख रहा है क्या कहीं पे। अब लास्ट लेटर को देखो जो कि अपने को कहाँ दिखना चाहिए, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड दिखना चाहिए, जो लेफ्ट में दिख रहा है। M दोनों में राइट हैंड साइड दिख रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 8 भी दिख रहा है। अब थोड़ा इसको परखो, क्या कुछ ऐसा है जो इसमें चेंज किया हुआ और इसमें चेंज नहीं किया हुआ। फिर मैंने एक बात देखी कि जो G और I दिख रहा है ना मेरे को, यहां देखो GI और GI। अब यहां क्या हुआ, जैसी पोजीशन यहां पे थी वैसी की वैसी पोजीशन यहां रख दी, यानी जो G था इधर भी लेफ्ट हैंड साइड था I के और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड I के, बल्कि हमें पता है इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी इंडिविजुअली। तो जो है I इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आएगा, सॉरी राइट हैंड साइड जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि मेरा बिल्कुल सही आंसर है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना, ऑप्शन उड़ाने ऐसे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मित्र ABCDEFG और H सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, F D और G के बीच में है। अब इसने क्या बात बोली, 8 लोग हैं, सीधी रेखा पे बैठे हैं, सीधी रेखा मेरी ये रही, ठीक है ना, और फेस सबका कहाँ है, उत्तर की ओर है। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बिठा दिए ना, 4 और 4 कितने लोग बिठा दिए, 8 लोग बिठा दिए। अब जो जो बात इसने बोली है वो बोलते जाइएगा। लास्ट में पूछा क्या, ये ध्यान रखिए, A और E के बीच कौन बैठा है, A और E के बीच में कौन बैठा है ये बताना है। कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे, इधर देखिएगा। F D और G के बीच में बैठा है। अब जो F है ना वो किस किस के बीच में बैठा है, D और G के बीच में बैठा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता अभी तक कहां बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। B H और A के बीच में बैठा है, जो B है वो H और A के बीच में बैठा है, अभी भी नहीं पता कहां बैठा है। E G के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां थोड़ा सा मजा आ रहा है। जो E है ना वो G के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। अब तीसरे स्थान की भी संभावना बहुत सारी पड़ी है। G एक सिरे पे बैठा है, यहां मिल गया अपने को रखने योग्य कहानी। अब देखो G एक सिरे पे बैठा है, आपका दिमाग चला होगा सर लेफ्ट हैंड साइड भी बैठ सकता है और राइट हैंड साइड भी बैठ सकता है, लेकिन अगर मैं G को राइट लेफ्ट हैंड साइड बिठा दूं ना तो E G के बाईं ओर नहीं बैठ सकता, फिर E को कहां बैठना पड़ता है, दाईं ओर बैठना पड़ता है। तो मैं G को यहां बिठा दूं अगर, तो E क्या बैठेगा, अब उसके लेफ्ट हैंड साइड बैठेगा, और E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। इसका मतलब गैप ऑफ नंबर कितना, 2 का आएगा, 2 को छोड़ दो, E को बिठा दो, ठीक है। यहां कहीं भी E का जिक्र हुआ था क्या, नहीं हुआ। H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो H है वो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है, E J के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिएगा इनको रखना है। अब यहां क्या बात हुई कि जो ये रहा, जो F है ना किसके बीच में है, G और D के बीच में है, यानी G और D के बीच में F है तो D कहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कहानी है, अब रहा क्या, H B A रहा। H B A की 2 पोजीशन रखी गई है, जो H है C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, जो H है ना वो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। अब अगर मैं C को यहाँ रखूंगा तो ही तो H यहाँ आएगा तीसरे स्थान पे, क्योंकि गैप ऑफ नंबर कितने का होता है, 2 का होता है। अब तो बात बन गई, कौन किसके बीच में बैठा है, B बैठा है यहाँ पे, और किसके बीच में बैठा है, H और A के बीच में बैठा है। सब बकवास बात थी, बना दिया अपन ने। A और E के बीच में कौन बैठा है, ये रहा A और ये रहा E, बल्कि अपने को पूरा करना नहीं था, अपन को ये तो करना ही नहीं था, अपने को तो A और E का पूछा, तो A और E के बीच में कौन बैठा है, C बैठा है। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गणित की है, पीपीटी गलती से आगे आ गई है, हो चुका है। वैसे कभी घबराना नहीं है, मैथ भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और प्यारे से टीचर है अपने हुड्डा जी, वो प्यार से पढ़ाते हैं कति, ठीक है ना, हैं। तो मिलते हैं कल इसी वक्त, इसी जुनून के साथ, इसी हौसले के साथ।
लास्ट क्लास मेरी थी तो प्यार दो क्लास को, सबसे लेट तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। सभी खाना पीना खा के सो रहे होंगे और अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा हार्ट भेज दिया करो, अच्छा कमेंट कर दिया करो। मेरा नाम आपको पता ही है, संदीप जी सर नाम है अपने का, ठीक है। वैसे ST राठौड़ भी बोल दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैव ए नाइस नाइट, ठीक है ना। थैंक यू।